हेलो, सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो चलें आज अपन अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। उसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में थ्योरी है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम साझेदारी में आगे किस टॉपिक को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो साझेदारी का पुनर्गठन। साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी के बारे में आपको पता है, तो यह दो से अधिक व्यक्ति जब एक वैधानिक अनुबंध के साथ कार्य करते हैं लाभ या हानि बांटने के उद्देश्य से, तो वो क्या कहलाती है? साझेदारी। उसका पुनर्गठन, पुनर् यानी दोबारा से, और गठन यानी उसका फिर से उस अनुबंध को फिर से दोबारा से उसका गठन करना, उसको तैयार करना। अब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। लाभ विभाजन अनुपात यानी जो हम लाभ बांट रहे हैं उस लाभ का जो विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, लाभ को बांटते हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो या तो हमको लाभ होता है या हानि होती है। तो जो लाभ हम बांट रहे हैं उसका विभाजन करना यानी बांटना, उसका अनुपात यानी रेशियो में परिवर्तन। अब उस रेशियो में परिवर्तन इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है कि किन कारणों से साझेदारी फर्म में पुनर्गठन किया जाता है और साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन आता है। इसके कारण क्या है? तो देखें, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशा। जब साझेदार के आपसी संबंध जो होते हैं किसी कारणवश यदि उनमें परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के कारण उनके लाभ विभाजन अनुपात में भी परिवर्तन आता है, जिस कारण से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको साझेदारी फर्म का पुनर्गठन आगे समझ में क्या होता है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन तो आगे समझ में, पर अब ये साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कि क्या कारण और ये किन किन दशाओं में किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने कुल 5 कारण यानी दशाएं हैं। क्वेश्चन में कारण भी आ सकता है, दशाएं भी आ सकती है। तो पहला है विद्यमान साझेदार के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। विद्यमान साझेदार जो ऑलरेडी व्यवसाय में कार्यरत हैं साझेदार, किसी कारणवश उनके लाभ हानि विभाजन में जो वो लाभ हानि बांटते हैं उसके अनुपात में यदि किसी कारणवश परिवर्तन आता है तो भी साझेदारों के पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा। मान लीजिए ए और बी दो साझेदार, ठीक है, ए और बी दो साझेदार हैं। उनका जब अनुबंध हुआ होगा तो हो सकता है उन्हें 1:1 में बांटना निश्चय किया हो, है ना। जो भी कारण हो, आधा आधा लाभ उन्हें बांटना किया हो, यानी 1/2 पर उनके अनुपात में परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन का कारण कुछ भी हो सकता है उनने रेशो बदल दिया हो, 2:1 कर दिया हो। तो अभी 1/2 में बांट रहे थे, अब क्या हो गया 2/3 में। ठीक है, तो इस कारण किसी न किसी कारणवश जब उनके अनुपात में परिवर्तन होता है तो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशाएं उत्पन्न हो जाती। पहला। सेकेंड है किसी साझेदार का फर्म से अवकाश ग्रहण करना। अवकाश ग्रहण करना यानी क्या होता है? छुट्टी लेना। ठीक है, अवकाश ग्रहण करना यानी क्या होगा? छुट्टी लेना। 3 साझेदार थे, ए, बी और सी। सपोज 3 साझेदार थे, उनका रेशियो था मान लीजिए 1:1:1। ठीक है, अब उसमें से एक साझेदार ज्यादा, कोई भी हो सकता, बी भी हो सकता, सी भी हो सकता और ए भी। मान लीजिए अभी तक उनका रेशियो क्या चल रहा था? 1/3। इस रेशियो में वो पूर्व में बांट रहे थे, लेकिन बाद में एक साझेदार ने अवकाश ग्रहण कर लिया। अवकाश ग्रहण कर लिया यानी वो फर्म से अवकाश लेकर चला गया। तो अब उसका हिस्सा क्या होगा? अभी तक वो 1:1 में बांट रहे थे, अब ये चला गया तो इसके हिस्से का लाभ अब इधर कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो
क्या वो जब 2 है तब भी 1/3 में ही बांटेंगे? नहीं, इसका जो 1/3 है वो इधर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी रेशो में क्या होगा? परिवर्तन होगा। या बचे 2 तो ने डिसाइड किया कि हम बराबर बांटेंगे या पूंजी के अनुपात में बांटेंगे या जिस रेशो में भी वो बांटना चाहें, तो उनका फिर अनुपात, यानी अभी हम पढ़ रहे हैं कि दशाएं, यानी किन किन कारण इन रेशो में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यदि एक साझेदार चला गया तो भी उसके हिस्से का भी हमको यहाँ पर बांटना पड़ेगा। तो यदि वो इधर आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि वो पहले भी बराबर बांटते थे तो 1/3 में बांटते थे, यदि वो अभी भी डिसाइड करेंगे कि अब एक साझेदार चला गया और अभी भी वो बराबर ही बांटेंगे तो 1/3 की जगह क्या हो गया? 1/2। आ गया समझ में? क्लियर है सेकंड पॉइंट भी कि अवकाश ग्रहण करने पर भी साझेदार के फर्म में ये फर्म की पुनर्गठन की दशा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, किसी साझेदार का फर्म में प्रवेश करने पर, अभी एक हटा था, अब एक आ रहा है। ठीक है, ए बी ये पहले से ही कार्यरत थे। मान लीजिए 1:1 में लाभ बांटते थे, 1:1 में यानी 1/2 1/2। सपोज हम उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, ये उदाहरण ले रहे हैं, तो 1/2 1/2 में बांट रहे थे, पर अब एक और नया, मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं, ठीक है, 2 लोग ऑलरेडी चाय पी रहे हैं, तीसरा आ गया तो उसको पूछेंगे ना, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? मान लीजिए आपने चाय बना ली है, चाय निकाल रहे हैं और ऑलरेडी 2 कप चाय बनाई है और चाय बन चुकी है और तीसरा व्यक्ति यदि आ गया तो क्या हम 2 कप चाय पी लेंगे, तीसरा व्यक्ति बैठा रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको भी देना पड़ेगा, भले वो पिए ना पिए, हम उसके लिए चाय लेकर आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? अगर वो जल्दी में है तो अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा, 2 कप का हमने क्या बना लिया? 3 कप बना लिया, ठीक है, तो हमारे हिस्से में से कम हुआ तीसरे व्यक्ति के लिए। ठीक उसी प्रकार साझेदार, जहां वो आधा आधा ले रहे थे, अब एक और साझेदार आ गया सी, तो जहां वो 1/2 ले रहे थे, अब उनको क्या लेना पड़ेगा? 1/3, यानी उनने सेक्रीफाइस किया, त्याग किया। ठीक है, किसके लिए किया? नए साझेदार। अब नया साझेदार खाली तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ वो लेकर आएगा, तो स्वाभाविक बात है या तो वो ख्याति लेकर आएगा या तो वो पूंजी लेकर आएगा। तो यदि जिस कारण भी वो आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, यानी नया एडमिशन यदि हो रहा है, तो अपने लाभ में से उसको देना, देंगे तो उनके रेशो में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया, ये किसकी दशा हो गई? साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की 3rd कंडीशन, दशा। ठीक है, अगला आता है 4th नंबर पर, किसी साझेदार की मृत्यु पर। अब किसी साझेदार की मृत्यु होने पर जैसा अवकाश ग्रहण की कंडीशन थी, सेम वही कंडीशन मृत्यु की आ जाएगी। ठीक है, अवकाश ग्रहण में बस ये रहता है कि जो साझेदार जाता है उसका हिस्सा उसी को हैंड ओवर किया जाएगा, उसी को दिया जाएगा। और मृत्यु में रहता है कि यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो गई तो उसके लाभ का जो हिस्सा रहेगा वो उसके उत्तराधिकारी को, यानी जो नॉमिनी होगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, उसका जो उत्तराधिकारी, अब वो तो उसकी मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी जो उसने नॉमिनल रखा होगा उसको उसका भुगतान कर दिया जाता है। तो जब किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, अब पुनर्गठन की एक और दशा है कि साझेदार की मृत्यु होने पर जो कंडीशन अवकाश में थी सेम वही कंडीशन है। मान लीजिए हमारे पास ए, बी और सी 3 साझेदार थे। ठीक है, 3 साझेदार थे, अब एक की मृत्यु हो गई। ठीक है, मान लीजिए बी साझेदार की मृत्यु हो गई, अब बी चला गया, बी का लाभ का हिस्सा अपन ने दे दिया, अब बचे कितने? ए और सी। तो अब जो नेक्स्ट में जो प्रॉफिट आएगा वो किस में बटेगा? ए और सी। ठीक है, तो उसका हिस्सा चला गया, उसका रेशो भी चला गया। अब उसके लिए जब वो रेशो समाप्त हो गया तो एक नया रेशियो बनेगा, एक नया अनुपात बनेगा, तो वो दशा क्या हो गई? मृत्यु की दशा में अनुपात बनेगा नया। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट
साझेदारी फर्म का किसी अन्य साझेदारी फर्म में विलय। विलय होना यानी क्या होता है? मिलना। विलय होना यानी मिलना। दो अलग अलग फर्म हैं, दो अलग अलग साझेदार हैं और कार्य कर रहे हैं किसी न किसी रूप में अपने अपने, पर दो अलग अलग फर्म यदि ये डिसीजन लेती है कि हम क्यों ना मिलकर कार्य करें, ठीक है, तो यदि मिलकर कार्य करेंगे तो जब वो अलग अलग थे तो उनका रेशियो अलग अलग होगा। वो अपनी फर्म में उनका रेशियो अलग होगा और दूसरे वाले का अपनी फर्म में रेशियो अलग होगा, लाभ हानि का अनुपात अलग होगा। किंतु जब दोनों फर्म आपस में विलय हो गए यानी मिक्स हो गए, तो उनके साझेदार, मान लीजिए फर्म ए के साझेदार फर्म बी के साझेदार जब मिक्स हो जाते हैं तो साझेदारों की संख्या भी ज़्यादा होगी। अब उनकी दशाएं किस कंडीशन में वो अनुपात में परिवर्तन लेंगे वो व्यवसाय पर डिपेंड करेगा, उसके कोई रूल्स नहीं होते, वो व्यवसाय पर डिपेंड करेगा, साझेदारों की सहमति पर डिपेंड करता है कि वो किस रूप में अपने लाभ हानि को बांटना चाहते हैं। तो ये अंतिम बिंदु है अपना कि साझेदारी फर्म का किसी अन्य साझेदारी फर्म में विलय हो जाए, मिल जाना, मिक्स हो जाए, ठीक है। तो जब वो आपस में जुड़ जाएंगी तो जो अलग अलग थे वो आपस में जब मिल गए तो दो फर्म में मिलने के बाद उनके साझेदार भी मिलेंगे और उनके अनुपात में परिवर्तन होगा। ये कारण है दशाएं निकल आई किसकी? साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की। तो इस तरीके से हमने कुल कितनी दशाएं पढ़ी? 5 दशाएं। रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन में, इसको रिमाइंड कर लेंगे और याद भी करेंगे आप। साझेदारी फर्म के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, किसी कारणवश उनके अनुपात में यदि परिवर्तन होता है तो भी पुनर्गठन किया जाता है। सेकेंड है अवकाश ग्रहण करने। 3 साझेदार 4 साझेदार में से यदि कोई एक साझेदार हटता है, अवकाश ग्रहण करता है, छुट्टी लेता है, तो ऐसी दशा में भी पुनर्गठन किया जाए। नेक्स्ट है प्रवेश लेने पर। ऑलरेडी 2 है, एक नया आएगा तो उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा, तो भी पुनर्गठन में पुनर्गठन की दशाएं उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। एक यदि मृत्यु हो गई तो जो कंडीशन अवकाश ग्रहण में आ रही है वही कंडीशन इसमें भी आएगी, ठीक है। तो मृत्यु होने पर यानी वो कम हो गया, उसके लाभ का हिस्सा उस वर्ष क्या करेंगे? उत्तराधिकारी को देने के बाद जो बचेगा उसमें वो आपस में क्या करेंगे? बांट लेंगे। फिर है साझेदारी फर्म का किसी अन्य साझेदारी फर्म में विलय होने पर। 2 फर्म है, आपस में जब वो मिल जाती हैं, विलय हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी फर्म में पुनर्गठन की दशा उत्पन्न होती है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि किन दशाओं में साझेदारी फर्म के पुनर्गठन किए जाते हैं, या क्या कारण है जो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है, या साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की दशाएं लिखी। तो ये क्वेश्चन आप इसको पूरा अच्छे से और डिक्टेट करके लिख सकते हैं। अभी हमने साझेदारी का पुनर्गठन, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ठीक है, इस चैप्टर में अभी हमने क्या पढ़ा था? किन दशाओं में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है, उसकी दशाएं पढ़ी थी। आगे हम बढ़ते हैं। अब जब पुनर्गठन होगा, कोई आ रहा है, कोई अवकाश ग्रहण कर रहा है, कोई प्रवेश कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में त्याग और प्राप्ति अनुपात, यानी कोई आ रहा है तो जरूर हमको त्याग करना पड़ेगा, और कोई अवकाश ग्रहण कर रहा है तो हमको क्या होगी? प्राप्ति। यानी कहीं ना कहीं कोई त्याग कर रहा है तब किसी को प्राप्ति होगी, या किसी को प्राप्ति हो रही है यानी कहीं ना कहीं कोई उसका त्याग कर रहा है। त्याग को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस। और प्राप्ति को हम क्या बोलेंगे? गेन करना। प्राप्त करना यानी गेन करना, यानी कोई सैक्रिफाइस करता है तब किसी को गेन होती है, और जब किसी को गेन होती है यानी कहीं ना कहीं कोई सैक्रिफाइस करता है। तो हम पहले लेते हैं त्याग यानी सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो, है ना, रेशियो यानी अनुपात। तो हम सैक्रिफाइस रेशियो को लेकर चलेंगे। त्याग अनुपात, इसकी हम गणना कैसे करेंगे? त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी त्याग अनुपात है क्या? ये त्याग अनुपात, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात। त्याग अनुपात यानी क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो। और प्राप्ति अनुपात यानी क्या होता है? गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब त्याग यानी हम जब त्याग करेंगे तब जाके किसी को प्राप्ति होगी, और यदि किसी को प्राप्ति कब होगी? जब अगला क्या करेगा? त्याग। त्याग को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस। और प्राप्ति को क्या बोलेंगे?
गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे सैक्रिफाइस क्या होता है, त्याग क्या होता है। जैसे फर्म में कोई नया साझेदार आता है, ठीक है, यदि कोई नया साझेदार आ रहा है तो उसके आने के पश्चात जो विद्यमान साझेदार हैं वो अपना क्या करते हैं, अपने लाभ के हिस्से में से त्याग करते हैं, या अपने लाभ के जो अंश भाग होता है उसका कुछ भाग क्या करते हैं, त्याग करते हैं। जो किसको मिलता है, जाकर नए साझेदार को मिलता है, उसको क्या हो गई, प्राप्ति। जो नया आया उसको प्राप्ति, पर उसको प्राप्ति कब हुई, जब विद्यमान साझेदार अपने हिस्से में से क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो आने वाले साझेदार को प्राप्ति हो गई, जिसको हम क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो। और जो त्याग कर रहे हैं तो उनका क्या हुआ, सैक्रिफाइस, यानी सैक्रिफाइस किया तो अगले को क्या हुआ, प्राप्ति हुई। अब बात आती है क्षतिपूर्ति की। ठीक है, कहीं ना कहीं पुराने साझेदार ने, विद्यमान साझेदार ने नए साझेदार के लिए क्या किया है, क्षतिपूर्ति वहन की, यानी अपने लाभ के हिस्से में से अगले को दिया। तो अब उसकी क्षतिपूर्ति कैसे वहन की जाए, तो जो आने वाला साझेदार रहता है, जो नया साझेदार रहता है, वो अपने साथ क्या लेकर आएगा, ख्याति। ख्याति यानी क्या होती है, गुडविल, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। गुडविल के रूप में जब वो लेकर आता है, गुडविल ख्याति लेकर आएगा अपने साथ, तो वो किसका काम करती है, उस साझेदार जिसने त्याग किया है उसके लिए वो फर्म की क्षतिपूर्ति का कार्य करता है। ठीक है, तो त्याग अनुपात आगे समझ में कि नए साझेदार के आने पर विद्यमान साझेदार अपने लाभ के हिस्से में से त्याग करते हैं, तो नए साझेदार को क्या मिलती है, प्राप्ति होती है। यानी किसी ने सैक्रिफाइस किया तब अगले को क्या मिलेगा, गेन। और अगले को गेन कब करेगा, जब अगला क्या, उसके पहले वाले साझेदार क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, तो इसकी अब गणना करेंगे, यानी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, फॉर्मूला मेथड से। ठीक है, जब हम त्याग अनुपात की गणना करेंगे, सूत्र लगाएंगे, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी त्याग अनुपात यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पुराना अनुपात और नया अनुपात हमको दिया होगा, जिसको रखकर हमको इसका मान रखेंगे और इसके द्वारा हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, त्याग अनुपात यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, इसके जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात आती है किसकी, प्राप्ति अनुपात। प्राप्ति अनुपात क्या है, देखिए, लाभ हानि परिवर्तन जो होता है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने के बाद एक या एक से अधिक साझेदार आने वाले साझेदारों को क्या करते हैं, अपने लाभ में से कुछ हिस्सा प्रदान करते हैं। तो जो उनको प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, प्राप्ति अनुपात। यानी आने जो विद्यमान साझेदार हैं वो क्या करते हैं, उनके लाभ में से कुछ हिस्सा आने वाले साझेदार को दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्राप्ति अनुपात कहलाता है। ठीक है, प्राप्ति अनुपात यानी जिसको हम क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो। ठीक, अब इसकी गणना किस प्रकार करेंगे, प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। पहले क्या था, पुराना माइनस नया था, अब क्या हो गया, नया माइनस पुराना, यानी गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जो नया अनुपात होगा उसमें से पुराने अनुपात को घटाएंगे। ठीक है, तो ये जो गणना होगी, कैलकुलेशन होगा, उससे हमको क्या प्राप्त होगी, गेनिंग रेशियो। तो आज हमने क्या पढ़ा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, इस तरीके से हमारी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की थ्योरी कंप्लीट होती है। इसमें क्वेश्चन और निकलेगा, त्याग अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात से आशय है, उसके फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए, इन दोनों में अंतर। प्राप्ति अनुपात को हम नफे का अनुपात भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परिवर्तन भी आ सकता है कि त्याग अनुपात और नफे के अनुपात में अंतर लिखिए, त्याग अनुपात या प्राप्ति अनुपात में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है और इन दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हमको क्या करना है, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल। थैंक यू।